जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर है जी आज का 96A। और आज के लेक्चर में हम जो डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था, इसमें 3 कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए थे। इसमें लास्ट कंसेप्ट रह गया था जो कि इस चैप्टर में कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा अहम कंसेप्ट है। यानी इस चैप्टर में डॉक्यूमेंटेशन में टोटल 4 कंसेप्ट्स हैं। इनमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी ये किया था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ी। फिर इसके बाद हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े। कॉन्फिडेंशियलिटी का रूल पढ़ा हमने, ओनरशिप का रूल पढ़ा, इसके ओनरशिप ऑडिटर की है, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिटेंशन, ये स्टडी किया। फिर इसके बाद हमने स्टडी किया था एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल, कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है। तो हमने ये सीखा कि असूल ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर, यानी ऐसा ऑडिटर जिसने पहले ऑडिट किए हों, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन उसने पहले ऑडिट किए हों, वो हमारे वर्किंग पेपर को देखे और 3 चीज़ें पहचान लें। प्रोसीजर क्या परफॉर्म हुए, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, और इसके साथ साथ सिग्निफिकेंट मैटर क्या रहा इसको। तो ये तो है असूल वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करने का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का। फिर हमने इसके बाद ये सीखा कि वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करते हुए किन फैक्टर्स को सामने रखना है। वो हमने 6-7 फैक्टर स्टडी किए थे, ठीक है, जिसमें था मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज, रिस्क, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड वगैरह, ये फैक्टर्स थे। क्लियर? इसके अलावा हमने कोई और कंसेप्ट पढ़ा था डॉक्यूमेंटेशन? हाँ, इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी वर्किंग पेपर, कि हर वर्किंग पेपर के ऊपर, यानी हम जो भी सफ़ा बनाएंगे प्रैक्टिकली, वो सफ़ा चाहे आप मैनुअली बनाएं चाहे आप कंप्यूटर पे बनाएं, दोनों सूरतों में आप जो भी पेज बनाएंगे उसके जो भी वर्किंग पेपर बनाएंगे उसके हर पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ज़रूर लिखनी होती है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या है बताइए, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हर पेज? नेम ऑफ क्लाइंट, पीरियड कवर, जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं, किसने प्रिपेयर किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया, फिर उसके बाद एरिया और असर्शन, फिर जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं और उनकी डिटेल, कि प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपने क्या आइटम सेलेक्ट किए और उस पर बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या थी, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, कंक्लूजन क्या था, ये सारी। और अगर कोई टिक्स वगैरह सिंबल्स यूज़ किए हैं, बाज़ का सिंबल हम यूज़ करते हैं ना, जैसे स्टैरिक मार्क यूज़ करके आपने देखा होगा कि किसी जगह पे स्टैरिक मार्क यूज़ करके नीचे वो स्टैरिक मार्क को डिफाइन कर दिया जाता है। तो जो स्टैरिक मार्क होता है इसको सिंबल बोलते हैं, ठीक है। हम अपने ऑडिट प्रैक्टिस में एक नहीं कई सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग के लिए अच्छा होता है कि आपने उस फिगर को अगर एक्सप्लेन करना हो तो बजाय ये कि रनिंग कंसेप्ट के साथ या रनिंग प्रोसीजर के साथ एक्सप्लेन करें, हम उसमें किसी ना किसी सिंबल को, किसी ना किसी टिक भी बोलते हैं उसको, सिंबल भी बोलते हैं, उसको मार्क करके नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। ये हमने स्टडी किया। इसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, उनमें से 2 क्वेश्चंस तो रिप्रोडक्शन के थे, सिंपल थे। एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें उसने वर्किंग पेपर का हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ था, और वो वर्किंग पेपर था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसी बहाने हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमारे सामने आ गया और हमने देख लिया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसा होता है। आपने देखा एक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, फिर बैलेंस एज पर कैश बुक है, और फिर उसके दरमियान में कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं, ठीक है। तो रूल क्या होता है कि जो भी आइटम आ रही हो ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर,
हमने हर आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऐसा ही है। बेसिक रूल क्या है, हमने हर आइटम पे प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो आपने ये देखना था कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है कि हर वर्किंग पेपर पे होनी चाहिए, क्या वो इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है इस पेज के ऊपर, इस क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्या सही इंक्लूडेड है, ये आपने वैल्यूएट करना था। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको एक प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस देता है। ये ICAP ने अभी तक इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया जिसमें वर्किंग पेपर आपके सामने रखे, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ICAP ने रिपोर्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जिसमें वो आपके सामने रिपोर्ट का एक पैराग्राफ रख देता है और आपसे कहता है इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। या एक दफ़ा उसने एक क्वेश्चन कंफर्मेशन का आपके सामने रख के पूछा था, इसमें से बताओ क्या कोई गलती है, या रिप्रेजेंटेशन लेटर एक दफ़ा सामने रख के। तो ICAP इस तरह का क्वेश्चन सेट करता है, इसलिए एहतियातन हम इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करें। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे? शाबाश शाबाश। तो चलिए अब ऐसा करते हैं, पहले हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं, या पहले क्वेश्चन कर लें? चैप्टर कंक्लूड कर लें, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेंगे। चलिए इस तरह कर लेते हैं हम। अब जो कंसेप्ट है हमारा वो आपने जहन में रखना है। डॉक्यूमेंटेशन के रूल्स हमने सीखने थे इस चैप्टर में, वो सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन, चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर रिपोर्ट। यानी जब आपने, देखिए ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक तो हम हर रोज काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक। ये कंसेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आपने लिंक करना है अपने पेपर के साथ। क्या आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं, यानी वर्किंग पेपर्स बना रहे होते हैं? कोई भी पेपर आपने देना है, बिल्कुल वर्किंग पेपर बना रहे होते हैं। ये वर्किंग पेपर आप कब से बनाना शुरू करते हैं? जिस दिन पेपर देना हो तो उसी दिन के सेशन के स्टार्ट हो। तो मुझे बताइए ऑडिटर भी अपनी वर्किंग पेपर कब बनाना शुरू करता है? स्टार्ट में, पहले दिन से। यानी जब प्लानिंग कर रहा होता है ना, तब से वर्किंग पेपर बनना शुरू हो जाते हैं। ऑडिट प्लान, स्ट्रेटजी, इसको भी डॉक्यूमेंट करता है। और कब तक वर्किंग पेपर बनाता रहता है? कॉमन सेंस की बात है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक। आप बताइए क्या एक स्टूडेंट को पेपर देने तक तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा है, केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहा है, काउंटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, क्या पेपर देने के बाद भी उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? आप उसे कहेंगे भाई बेवकूफ हो, जिस मकसद के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे वो मकसद ही पूरा हो गया, पेपर तो दे चुके, अब किस लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो? अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह मुझे बताइए ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं अपने, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, वो कब तक करनी है? ऑडिट रिपोर्ट तक। अगर कोई ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा हो, आप उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई बेवकूफ हो, जिस मकसद के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करने थे, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी थी, वो तो मकसद ही पूरा हो गया, अब वर्किंग पेपर्स क्यों बना रहे हो, प्रोसीजर क्यों परफॉर्म कर रहे हो? अब ना करो, अब कोई जरूरत नहीं। ऐसा ही है, यह है बेसिक कंसेप्ट। और यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि बताइए वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद, बताओ वो कौन सी चेंजेस हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस की जा रही है। यही से हमारा एग्जाम का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्योंकि नॉर्मल रूल क्या है? देखिए नॉर्मल रूल बिल्कुल सिंपल, ऑडिट बोर्ड की डेट तक दबा के वर्किंग पेपर बनाओ, प्रोसीजर परफॉर्म करो, कोई मसला ही नहीं है, करने चाहिए। जितने ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करोगे डॉक्यूमेंटेशन पर उतना अच्छा है।
लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद आपको एक भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करना चाहिए, वर्किंग पेपर प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। और यही से एग्जाम का क्वेश्चन शुरू होगा। तो क्या कहेगा, बताओ वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में चेंज हो रहा है, साइन होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में चेंज हो रहा है। यही से कंसेप्ट उठता है। और कंसेप्ट जैसे ही स्टार्ट होता है वो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कहता है चेंजेस जो है ना, चेंजेस वो दो तरह की होती हैं। जैसे आपका कोई दोस्त एग्जाम से वापस आया और उसने किताब या नोट्स जो है अब उसको खोल के देखा, आपने कहा पागल हो गए हो, अब क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर रहा हूँ। क्या, मैं कल रात तो होश ही नहीं थी, अब कल तो सिर्फ ये था कंसेप्ट जल्दी से रिवाइज हो जाए, कौन सा नोट्स किधर पड़े हुए हैं, किस चैप्टर का पॉइंट किधर है, कौन सा टॉपिक किधर। तो चीज़ें तरतीब से नहीं है। अब मैं अपने जो पेपर अभी दे के आया हूँ उसके नोट्स को सामने रख के देख जरूर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तरतीब से रखने के लिए, सिर्फ रेफरेंसिंग यानी नंबरिंग करने के लिए, ताकि नोट्स हैं सारे तरतीब से मैं अपने पास रख लूँ। आगे मैं C5 लेवल पे काम आ जाएंगे, आगे C5 लेवल पे काम आ जाए। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। ये तो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, ये तो हर, और इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन उसे चाहिए कि अगला पेपर शुरू होने से पहले पहले चेंजेस कर लें, क्योंकि फिर अगले पेपर की डॉक्यूमेंटेशन खुल जानी है, वो मिक्स ना हो जाए। यह है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एग्री करते हैं? अच्छा, फिर एक और दोस्त आपका, उसने भी किताबें खोल के बैठा हुआ और अब वो उसे पेन पेंसिल कैलकुलेटर भी ले सामने। आपने कहा ये क्या? उसने कहा भाई मुझे पता चल गया है, मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है। मटीरियल भी नहीं, परवेसिव मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है। ये आया क्वेश्चन किसी और टॉपिक में से था, रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं समझा और मैं किसी और टॉपिक कर रहा हूँ। उसी टॉपिक के प्रोसीजर को 1 2 4 ऊपर नीचे होते ना तो चलो मैं फिर भी खींच खूंच के 10 में से 6 7 उम्मीद होती, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मैं कोई और टॉपिक कर रहा हूँ। अब मुझे पता है मुझे इसमें कोई नंबर नहीं मिले। ये है एक्सेप्शनल सिचुएशन, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन। क्या इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होना चाहिए, नए प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, नए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर? ये है एक्सेप्शनल सिचुएशन। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या दोनों टाइप ऑफ चेंजेस समझ आ गई? एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस जो कि रूटीन की चेंजेस है, जिनमें इन शॉर्ट हम चीज़ों को बस सीधा बदला कर रहे होते हैं, तरतीब से लगा रहे होते हैं, और कभी रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं, रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2 और रजिस्टर नंबर 3। प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो सारी एक रजिस्टर में थोड़ी होती है, या प्रैक्टिस ज़्यादा हो या रजिस्टर छोटा हो तो फिर मल्टीपल रजिस्टर यूज़ करने तो रेफरेंसिंग कर लेते हैं हम। और एक है एक्सेप्शनल नेचर की चेंजेस, दोनों में फ़र्क क्लियर? इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस हो सकते हैं? स्टैंडर्ड कहता है यस हो सकते हैं, लेकिन कहता है इसके कुछ असूल है, इसके कुछ असूल किस लिए? ये कंसेप्ट की ज़रूरत किस लिए पेश आई भला? बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि ऑडिटर पहले कोई काम नहीं करता था, साइन कर टिक को ऑडिट करके रिपोर्ट दे दी क्लाइंट को, 10,000 पकड़ा रिपोर्ट साइन कर दिया। जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता था ना आईकैप का, उस वक्त बैठ के आईकैप जाहिर आने से पहले कोई हफ्ता 10 दिन पहले नोटिस इशू कर देता कि भाई आपके इन क्लाइंट्स का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा, तो बैठ के उसके वर्किंग पेपर बताना शुरू हो जाते थे, यानी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के भी बाद। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली होता था। तो इसीलिए IASB ने ये कहा, उन्होंने कहा नहीं हम कुछ रूल्स बनाएंगे। क्या रूल्स? कि जो वर्किंग पेपर्स है इनमें चेंजेस अगर आपने करने हैं तो किन सिचुएशन में इजाजत है, किन सिचुएशन में इजाजत है, और अगर चेंज करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। यानी इस कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं कि पढ़े ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर आप चेंजेस कर सकते हैं तो किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं,
और दूसरा उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब आपके समझ में आ रहा होगा, अब भाई अगर हम वर्किंग पेपर हमारे पास है उसमें बाद में रिपोर्ट के बाद चेंज कर, उसे कैसे पता चलेगा। लेकिन अब तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि अब ज्यादातर वर्किंग पेपर्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड। अब ज्यादातर वर्किंग पेपर कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, और कंप्यूटर में आपको होता है वर्ड में आप कोई भी काम करें उसकी हिस्ट्री बन जाती है। तो जैसे ही आप उसमें कोई एक नुक्ता भी ऐड करेंगे ना, एक लफ्ज भी, तो वो डॉक्यूमेंट्स चेंज की डेट आपके सामने रख देगा कि ये डॉक्यूमेंट लास्ट मॉडिफाइड। आपने देखा है कभी वर्ड को ओपन करें तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है लास्ट मॉडिफाइड ऑन दिस डेट। तो अगर कभी भी चेंज करें तो पता चल जाता है। तो आई कैप देख लेगा या कॉल कि रिपोर्ट इस दिन को साइन हुई है, डॉक्यूमेंट्स में लास्ट चेंज इस दिन हुआ है, ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंज क्यों हुआ, तो ये पता चल जाएगा। तो इस कंसेप्ट में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, दो चीजें। पहली चीज कि किन सर्कमस्टेंसेस में ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंज हो। देखिए ऑडिट रिपोर्ट से पहले खुल्लम खुल्ला जो मर्जी करे, तबाही फेर दे, सारे चेंज करके रख दे, कोई नहीं पूछेगा आपसे। कोई पूछेगा कब, जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंज करेंगे। और खुद आप सोचें कि ऐसा ही होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट के बाद वर्किंग पेपर की, इसका मतलब रिपोर्ट गलत दे दी तुमने, ठीक है, या रिपोर्ट में कभी भेजे थे। तो दो तरह की चेंजेस, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, एक एक्सेप्शनल चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की एग्जांपल सुन लें। पहली एग्जांपल, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड पेजेस। कौन से पेजेस, सुपरसीडेड पेज। सुपरसीडेड पेज क्या होते हैं, कैंसल कर दिए जाए, जो कैंसल कर दे जाए। आप जब कैंसल करते हैं तो उसको फाड़ के फेंक देते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको क्रॉस भी लगा सकते हैं, क्रॉस, उसे कहते हैं क्रॉस को सुपरसीडेड पेज। अगर कोई पेज ऐसा है जो आपने कैंसल कर दिया है, उस पेज को कैंसल आपने ऑडिट रिपोर्ट से पहले कर दिया था, अब बाद में आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन याद रखें किस पेज को डिलीट कर सकते हैं। एक केस स्टडी में उसने क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा क्या आप ऑडिट रिपोर्ट के बाद किसी वर्किंग पेपर को डिलीट कर सकते हैं। अगला सेंटेंस सुनिए, फार्मिंग विच इज फार्मिंग पार्ट ऑफ योर ओपिनियन। विच इज फार्मिंग पार्ट ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या है, जिसके ऊपर आपका ओपिनियन बेस कर रहा है, वो सुपरसीडेड नहीं है, इसको नहीं कर सकते। और अगर फर्ज कीजिए कोई डुप्लीकेट पेज, कोई गलत कैलकुलेशन हो गई थी, उसको क्रॉस करके आपने बाद में ठीक अगले सफे पे कर दिया, तो जो सुपरसीडेड पेज है उसको आप क्या कर सकते हैं, डिलीट या डिस्कार्ड कर सकते। डिलीट या डिस्कार्ड का एक ही मतलब होता है, फाड़ के फेंक देना। चलिए अच्छा, जरा मुझे एक चीज बताइए, इसमें कोई नया प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं हो रहा। ओके, एग्जिस्टिंग को ही सीधा बदला कर तरतीब लगा रहे हैं, टिक कर दिया। दूसरा, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग क्या है, तरतीब लगाना, ठीक है। जैसे जब बाहर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो कोई तरतीब का होश नहीं होता कि पहले IS2 का रजिस्टर नोट्स पढ़े हैं, बाद में IS16 के पढ़ेगा, बस जो टॉपिक वीक लगता है ना उसको उठाया, देखा, साइड पे रखा, फिर दूसरा उठा, रिवीजन पर्पस होता है। उसी तरह आखिरी दिन जो है ना पार्टनर का रिव्यू चल रहा होता है, तो उस वक्त पार्टनर जो जो कहता है मुझे ये वर्किंग पेपर दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, टीम फटाफट भाग भाग वो वर्किंग पेपर दिखाती है। उस वक्त फिर इतना होश नहीं होता कि पार्टनर ने पहले कहा ना वर्किंग पेपर नंबर 6 दिखाओ, उसके बाद 17 कहा है, तो पार्टनर से कहें ठहर जाए सर, पहले मैं 6 को अपनी जगह पे रख लूं, फिर उसके बाद आपको पेज नंबर 17 दिखाता हूँ। नहीं 6 सामने है, पेपर वापस मांगने की भी हिम्मत नहीं होती, हम साथ ही कहते हैं सर ये ले 17, वो सामने रख के दोनों में कोई फिगर मैच करते हैं, अल्लाह जाने क्या मैच करते हैं, कुछ जेल में चल रही होते हैं, मैच कहते हैं ये लो ये ठीक है, वापस फिर हम दोनों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे रख लेते हैं कि एंड पे तसल्ली के साथ तरतीब लगाएंगे। तो वो कहता है जब रिपोर्ट साइन हो जाए उसके बाद देखिए तरतीब चेंज करना भी अगर आप सोचे ना, ये भी चेंज है एक तरह से, ये भी चेंज का मतलब क्या है, चेंज का मतलब है कोई चीज आपने ऐड की वो भी चेंज, कोई चीज डिलीट की वो भी चेंज, और कोई चीज ना ऐड की ना डिलीट की, उसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी कर दिया ना अल्फाज को, वो भी चेंज, उसे मॉडिफाई बोलते हैं, ठीक है। हर तरह का चेंज आपको इसमें नजर आएगा।
तो ये सॉर्टिंग है। किसी सफ़े के ऊपर पेज नंबर नहीं लिखा हुआ था, पेज नंबर लिख दिया। अब देखें, सॉर्टिंग तरतीब लगाना और क्रॉस रेफरेंसिंग, पेज पे नंबर लिखना, पेज नंबरिंग लिखते हैं ना। क्या ये रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का प्रोसीजर है क्या एक्सेप्शनल? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है, इसमें कोई नया प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं हो रहा रिपोर्ट के बाद, ये भी आ गया। ओके, साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, हर सफ़े के ऊपर ना जिस बंदे ने प्रिपेयर किया और किसने रिव्यू किया, इसके साइन या इनिशियल्स आते हैं। अब प्रोसीजर पहले परफॉर्म हुआ है, हमने सिर्फ एक चेकलिस्ट बना के देखा, हर सफ़ा रिव्यू हो गया है, और अगर किसी सफ़े पे साइन नहीं थे वो साइन कर दिए, और ये देख लिया कि कोई सारे कंप्लीट हैं, दरमियान में कोई सफ़ा मिसिंग तो नहीं है। कंप्लीशन चेकलिस्ट सही होता ना, कोई रह तो नहीं गया सफ़ा गिर गया हो कोई। ये साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट यानी ये देखना कि सारे वर्किंग पेपर्स कंप्लीट मौजूद है, पहले नंबरिंग लगा ली, उसके बाद एक देख लिया कंप्लीट है कि नहीं। इसमें कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हो रहा। तो ये भी कौन सी चेंज है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज। और फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, अगर एविडेंस आप ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम, कंफर्मेशन लेटर भेजा हमने, पार्टनर ने कहा कंफर्मेशन लेटर कब भेजा, हमने कहा सर भूल गए थे, हमने तो ये पार्टी एक ही थी फॉर एग्जांपल, हमने तो ये 4 दिन पहले भेजा है, आते आते 4 दिन और लग जाएंगे। पार्टनर ने कहा रिपोर्ट तो आज साइन करना है, फिर क्या करो नहीं चलो करो साइन, एविडेंस के बगैर थोड़ी साइन करेगा, कंफर्मेशन का जवाब ही नहीं आया। पार्टनर का ऐसा करो, फोन करके उससे कंफर्म कर लो और उसे कहो कि फैक्स कॉपी हमें भेज दे, फैक्स भेज दे, या ईमेल के जरिए हमें बैलेंस कंफर्म कर दे ताकि जल्दी आ जाए। फैक्स या ईमेल के जरिए बैलेंस एक्सेप्टेबल है ना, ईमेल बैलेंस है, हमने उसके प्रिंट निकलवा के फाइल में लगा दिया, एविडेंस मिल गया, एविडेंस रिपोर्ट से पहले मिल गया, रिपोर्ट साइन हो गई, उसके बाद हमने जब ओरिजिनल कंफर्मेशन आया तो उसको चेंज डॉक्यूमेंट कर दिया, उसे ऐड कर दिया। अब बताइए क्या ये चेंज इन डॉक्यूमेंटेशन तो है, चेंज इन डॉक्यूमेंटेशन तो है, लेकिन क्या इसमें कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका था, एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन हो चुका था, उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसको सिर्फ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जो उसका डॉक्यूमेंट हमें पहले ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे वसूल नहीं हो सका था। इन सारे प्रोसीजर को एक दफ़ा फिर पढ़ ले और मुझे बताइए इनमें ये रूटीन नेचर के ही प्रोसीजर है ना, और इनमें ये रूटीन नेचर की चेंजेस है ना, और इनमें कोई नया प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं हो रहा। एक दफ़ा फिर से पढ़ ले क्योंकि ये आई कैप बार बार पूछ रहा है, ये इसमें ये अहम है, चारों पढ़ लीजिए। जी जी, अगर आप कंफर्मेशन लेटर ही ऑडिट रिपोर्ट के बाद सेंड करते हैं ना, वो नया प्रोसीजर है, लेकिन अगर लेटर पहले सेंड कर चुके हैं और जवाब बाद में आया है, लेकिन पहले आपको एविडेंस मिल चुका था, फोन पे कंफर्म कर चुके थे या फैक्स या ईमेल के जरिए से एविडेंस ले चुके थे, तो उसको डॉक्यूमेंट बाद में किया। तो या इसकी एक और एग्जांपल सुन लें, आपने क्लाइंट के साथ सीएफओ के साथ मीटिंग की, 25 तारीख को रिपोर्ट साइन होनी है, 23 तारीख को मीटिंग की, सीएफओ ने आपने उस मीटिंग में कुछ अहम चीजें थी वो अपने जेहन में रख ली, उसको हालांकि असूल ये है कि उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट करते हैं, नहीं कर सकते, मीटिंग हो चुकी है, पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, उसके बाद आपको याद है मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं किए, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लगा दिए, है तो ये भी चेंज इन डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन क्या इसमें कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है? नया प्रोसीजर तब हम कहते हैं जब मीटिंग ही रिपोर्ट के बाद होती, मीटिंग पहले हो चुकी है, चीजें आप पहले इंफॉर्मेशन जो भी लेनी थी उसे पहले ले चुके हैं, डॉक्यूमेंट उसको बाद में करें, पहले ना भूल गए।
तो ये हमारा कौन सा है? डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन, वो डॉक्यूमेंट्स इसका एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। अब एक्सेप्शन नेचर की चेंज सुने। क्या एक्सेप्शनल चेंज है? जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो या ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे पेपर दे के यार पता चले ओ ये सबसे ज्यादा नंबर वाला सवाल ये मैं कर ही कुछ हो रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए या ऑडिट रिपोर्ट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए, खुद बताइए इन दोनों सिचुएशन में हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए कि बस हम अगले साल ही करेंगे जो करें? एक्शन लेना चाहिए। ये है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव और एक्सेप्शनल में फर्क समझ आ गया? क्योंकि हो सकता है आपसे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछने बताए, हो सकता है आपको सिचुएशन दे। अगर सिचुएशन देता है तो आपने देखना है वो सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेटिव वाली है एक्सेप्शनल वाली है। ये ना हो कि वो एक्सेप्शनल वाली सिचुएशन आपको दे तो ये एंड के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव वाले की तरफ चले जाए। ऐसे नहीं करना। क्लियर? अच्छा, अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है, कौन सी चेंज कर रहे हैं? इसको कहते हैं फाइल असेंबलिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज को क्या कहते हैं? फाइल असेंबलिंग। स्टैंडर्ड ने हमें एक पीरियड दिया है फाइल असेंबलिंग, क्योंकि उसे पता है हर तरह के ऑडिटर ने रिपोर्ट साइन करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स को सीधा पता करके तरतीब करके स्टोर रूम में लगाना है। इसीलिए उसने हमें पीरियड, और पीरियड बड़ा रीजनेबल दिया, 60 दिन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से। जैसे वैसे तो कंपनी की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, वो करने को 30 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड क्या है? 60 डेज। क्लियर? 60 डेज किस लिए हैं? क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आगे चल रहे। अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मजीद, आप सिर्फ चेंज करें, कहानी खत्म। लेकिन अगर फाइल असेंबली पीरियड के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज आती है, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने कुछ, चूंकि फाइल असेंबली पीरियड के बाद चेंज आ रहा है ना, 60 दिन के बाद एप्रोप्रिएट टाइम, तो आपने फिर उसमें कुछ चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। क्या रीजन, क्यों चेंज किया, फिर किसने चेंज किया और कब किया, किसने रिव्यू किया और कब किया। ये बात समझ आई आपको? फिर से बताइए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज हो तो स्टैंडर्ड ने उसके लिए कितना टाइम दिया करने के लिए? ये फर्म की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। एप्रोप्रिएट टाइम 60 डेज है। पूरा आंसर दें। 60 डेज है। अगर विद इन 60 डेज चेंज करनी हो तो नो फर्दर प्रोसीजर। और अगर आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड, यानी आफ्टर जो भी टाइम आपने रखा है 60 डेज फॉर एग्जांपल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज करनी हो, कर सकते हैं। कैसे? रीजन लिखनी पड़ेगी, क्यों डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया, किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया। इसलिए ज़हन में रखिएगा, पहले आपने देखना है चेंज किस टाइप का है, और फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है तो फिर देखना है ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड की आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड। क्लियर? अब आते हैं एक्सेप्शनल चेंज की तरफ। एक्सेप्शनल चेंज की एग्जांपल बताइए जरा, क्या है? आज थोड़ा सा फ्लू हो रहा है मुझे, इसलिए क्लास में रिसीव्ड किधर? हाँ, रिव्यूड है, ये रिव्यूड है। ठीक, सही सही कह रहे, रिव्यूड है।
हमारे भाई जो मेंटर रिव्यू करते हैं ना, वो आपके वो चाय की पर्चियाँ बनाने में मसरूफ है, इसीलिए आज थोड़ी सी चले। अच्छा, एक्सेप्शनल मिस्टेक, अगर एक्सेप्शनल नेचर की चेंज हुई, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट या मिस स्टेटमेंट, तो क्या करना? अच्छा, इसमें फाइल असेंबली पीरियड का जिक्र नहीं है, इसलिए कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद जब भी एक्सेप्शनल नेचर की चेंज आए, आपने क्या करना है, यानी क्वेश्चन कैसे सेट करेगा? क्वेश्चन सेट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो गया है, सब्सिक्वेंट इवेंट या कोई मिस स्टेटमेंट सामने आई जो पहले नहीं आई थी। इस बात पे हम सारे एग्री करते हैं कि हमने इसको इग्नोर नहीं करना, इसके ऊपर एक्शन लेना है। अब यहां आपने $1 मिलियन कंसेप्ट यहां ध्यान रखना है आपने। ऑडिट रिपोर्ट के बाद उसने सब्सिक्वेंट इवेंट का जिक्र किया, तो वो आपसे क्वेश्चन में प्रोसीजर पूछ रहा है कि मुझे इस सिचुएशन में ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे ये बताओ, या कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहा है कि इस सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, क्योंकि दोनों का चैप्टर डिफरेंट है। अगर वो प्रोसीजर्स पूछे ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट 20 का क्वेश्चन है। और अगर डॉक्यूमेंटेशन पूछे, भाई ये समझ आया? सब्सिक्वेंट इवेंट उसने पूछ लिया, तो आपने देखना है नीचे रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो डॉक्यूमेंटेशन है ना, डॉक्यूमेंटेशन, फिर ये चैप्टर 21 का क्वेश्चन है। और अगर वो कहता है कि जी प्रोसीजर बताओ, कोर्स ऑफ एक्शन बताओ क्या होगा, ये चैप्टर 20 का क्वेश्चन है। अगर उसने पूछा प्रोसीजर बताओ, हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, पहले तो तुम ये स्पेसिफिक प्रोसीजर पकड़ो ना, जो भी इवेंट तुमने डिस्कस किया है, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर जो भी है। फिर दूसरे नंबर पे अब ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी, साइन कर चुके हैं, डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है कि नहीं। अगर फाइनेंशियल में अभी इशू नहीं हुई, भागे भागे मैनेजमेंट के पास जाएंगे, या मैनेजमेंट अमेंड करेगी या नहीं करेगी, अमेंड करेगी स्पेसिफिक प्रोसीजर के बाद वो फाइनेंशियल में रिवाइज करेंगे, हम नई रिपोर्ट देंगे। नई रिपोर्ट में एक एमसीओ मैटर आएगा सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, दूसरा डुअल डेटिंग आएगी, ठीक है। अगर एक्सटेंड कर न्यू डेट आएगी, न्यू डेट में अगर लॉ इजाजत दे दे, अगर लॉ इजाजत दे दे यानी प्रोहिबिट ना करे, तो फिर डुअल डेटिंग कर देंगे। और अगर मैनेजमेंट इजाजत नहीं देती तो मैनेजमेंट को वार्न करेंगे, नोटिफाई करेंगे, भैया अपनी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ना करो। और अगर फिर भी करे, एजेएम में ये बनेगा क्वेश्चन 20 का, अगर वो प्रोसीजर पूछे। और अगर वो पूछे इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताओ, फिर कौन सा क्वेश्चन है, चैप्टर 12। तो इस सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखना है, आप अब खुद कंपेयर कीजिए इस वाले प्रोसीजर को इस वाले प्रोसीजर के डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और मुझे बताइए फर्क किस चीज का है और क्यों है। रीजन डॉक्यूमेंट करनी है एक्सेप्शन के केस में, एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में भी किए थे। किसने चेंज किया, कब किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में। किसने रिव्यू किया, कब किया, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी था। तो यहां पे नई चीज क्या है, यहां पे नई चीज है क्योंकि यहां पे प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे, इसमें कहीं पे भी प्रोसीजर परफॉर्म का जिक्र नहीं था क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज है, और यहां पे प्रोसीजर परफॉर्म का जिक्र है। क्लियर हुई है बात? प्रोसीजर जो परफॉर्म किए हैं वो बताएंगे, और ये वही है प्रोसीजर 20 वाले, उनको लिखना भी तो है, और 10 वाले। एविडेंस क्या ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, एंड इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। बाज़ औक़ात इस की वजह से रिपोर्ट चेंज होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, बाज़ औक़ात नहीं होती।
हो सकता है ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, ये मजीद कोई क्वालिफाइड वाला इवेंट आ गया और परवेसिव नहीं बन रहे। तो अगर रिपोर्ट चेंज हो रही है या नहीं हो रही, दोनों सूरतों में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है हम वो बता देंगे। हो सकता है पहले अनमोडिफाइड रिपोर्ट थी, अब मॉडिफाइड है। हो सकता है पहले भी अनमोडिफाइड थी, अब भी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने सारा कुछ ठीक ठाक कर दिया, क्लाइंट ने सारा कुछ ठीक कर दिया। तो जो भी इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट है हमारा, क्लियर जी, ये है हमारा कंसेप्ट, और ये इस चैप्टर में आई कैप का मोस्ट फेवरेट है। ठीक है, कभी तो वो आपसे पूछ लेता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव की चेंजेस बताओ क्या है, एग्जांपल्स बताओ। कभी पूछ लेगा कि मुझे फाइल असेंबली पीरियड बताओ क्या है, कितना है। आप सिर्फ दरिया को कुएं में बंद कर देते हैं 60 डेज लिख के, नहीं करते हैं। कहते हैं पहले ओन पॉलिसी लिखना है, फिर 60 डेज भी नहीं लिखना, फिर 60 डेज फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट लिखना है। शाबाश, क्लियर हुई है बात। और कभी एक्सेप्शनल नेचर के पूछ लेता है कि अगर एक्सेप्शनल नेचर का इवेंट अगर हुआ तो बताइए डॉक्यूमेंटेशन में क्या चेंज आएगा, डॉक्यूमेंटेशन में। क्लियर हुआ ये? अब आपके पास 3 मिनट हैं, आपने तसल्ली के साथ इस कंसेप्ट को रीड कर लीजिए, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉज कीजिएगा जी, रीडिंग आपने कर ली होगी, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। देखिए वो डिपेंड करता है, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ जाए तो उसके बाद हमने उसको डॉक्यूमेंट करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, डॉक्यूमेंट करना है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट देखना है। क्या इसके बाद रिपोर्ट को भी री इशू करेंगे, वो डिपेंड करता है। अगर तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है तो फिर रिपोर्ट को चेंज कर सकते हैं, वरना हो सकता है चेंज करने की ज़रूरत ना भी पड़े, वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली रिपोर्ट भी चेंज होती है क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट का कंसेप्ट है ना, तो इसमें नॉर्मली रिपोर्ट भी चेंज होती है। ठीक है, उसको रीइशू करेंगे, वो फिर हमारा प्रोसीजर के लिहाज से ये कंसेप्ट सब्सिक्वेंट इवेंट वाला ही बन जाएगा। ठीक है, यहां पे हम सिर्फ उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए अब पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चैप्टर 21 के। भाईजान उधर छोड़ दें यार, मैं इधर खड़ा हूं, इधर देखें मैं क्या करवा, वो क्या कर रहे हैं, छोड़ दें उसको। हाँ जी, क्वेश्चन 1, ISA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन establishes standards and provides guidance regarding documentation in context of audit of financial statement। इससे हमें पता चल गया जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड स्टैंडर्ड है ना ऑडिटिंग का, उसका नंबर है 230। लेकिन आप देखें कि अगर हमें 230 का कुछ भी नंबर नहीं भी पता, फर्क नहीं पड़ता एग्जाम में, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लियरली वो बता रहा है। रिक्वायर्ड लिस्ट द पर्पस ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही होते हैं। कह रहे हैं इसका पर्पस बता दो क्या है, तो क्या है पर्पस? एडिशनल पर्पस, एक प्राइमरी पर्पस भी है, एडिशनल है, 3 नंबर है, प्राइमरी लिख दीजिए, एडिशनल भी 2-3 लिख दे। अगर 2 नंबर होते तो मैं सिर्फ प्राइमरी ही लिख देता, लेकिन 3 नंबर है तो टू बी ऑन सेफ साइड मैं कुछ एडिशनल भी लिख दूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी इजी। रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन 2, द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्किंग पेपर प्रिपेयर करने चाहिए उसको। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल डिटरमिनिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स। फैक्टर्स पूछ रहा है कि एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल पूछ रहा है। फैक्टर वही 6-7 जो हमने पढ़े थे, उधर साइज कम्प्लेक्सिटी वाला, मेथोडोलॉजी टूल यूज, रिस्क और साइज वाला, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन,
एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड, वो 6। क्लियर? 3 नंबर है, 3 लिख दूं तो काफी है? नहीं, आपने जब खुद से एग्जाम में मार्किंग करनी है तो 1 पॉइंट का 1 नंबर नहीं, 1 पॉइंट का आधा नंबर मार्किंग करनी है, ये बेहतर है। हालांकि कभी कभी 1 पॉइंट का 1 नंबर भी आ जाता है, लेकिन अक्सर 1 पॉइंट का आधा नंबर, और कभी 0.75। हमें तो नहीं पता एग्जाम में बैठ के, हमें तो नहीं पता, या तो उसने क्लियरली लिखा होता ना, बाज़ औक़ात कहता है आइडेंटिफाई 3 फैक्टर्स, आइडेंटिफाई 5, तो हम एग्जैक्ट मार्किंग उधर कैलकुलेट कर सकते हैं। बताया ही नहीं, आई कैप ना सवाल पूछता भी है कि ना पूछे जाए, बहरहाल क्लियर नहीं है इंफॉर्मेशन। बार क्वेश्चन 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी गलत है, एग्जाम्प्ट जो थी इसकी। फॉलोइंग इज ऑडिट वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय असिस्टेंट। ये अच्छा कैसे पता चला आपको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक कंफर्मेशन नहीं है? फॉर्मेट बता, बैंक कंफर्मेशन का फॉर्मेट तो ये होता ही नहीं, हमने तो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि नहीं? बैंक कंफर्मेशन फॉर्मेट ऐसा होता ही नहीं। तो पहली गलती क्या हुई? बैंक कंफर्मेशन लिखा है ये, हालांकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। दूसरी गलती, फर्म का नाम नहीं लिखा। तीसरी गलती, प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय, इनिशियल नहीं किया, खाली जगह छोड़ दिया, और डेट भी नहीं लिखी, डेट तो बिल्कुल ही खा गया। देख रहे हैं? अगर देखे, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने इस काबिल होना है कि आपके सामने कोई वर्किंग पेपर आ जाए ना, तो उसको देख के परेशान ना हो जाए, भाई ये तो हमने ऐसा कभी सवाल जिंदगी में किया ही नहीं। बल्कि इसका मकसद क्या है, इसके बाद जब कभी आपके सामने कोई वर्किंग पेपर आ गया, ये तो क्लास में प्रैक्टिस किया है, ये तो कंफर्मेशन आ गया, वो फॉर्मेट भी हमने पढ़ा है। कंफर्मेशन में उसने कहा गलतियां निकालो, अगर उसने किसी रिप्रेजेंटेशन लेटर में कहा गलतियां निकालो, वो भी हमने पढ़ा। हमें पता है साइन किसके होते हैं, हमें पता है पीरियड कवर्ड क्या होता है, हमें पता है अगर रिप्रेजेंटेशन में उसने कोई 2-3 रिप्रेजेंटेशन मिट कर दी, तो फिर हमने उसको बताना है कि ये भी रिप्रेजेंटेशन में शामिल होना चाहिए, इन मैटर्स में भी रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है। अगर हमें ऑडिट रिपोर्ट का कोई एक पैराग्राफ दे दे, जैसे एमसीसो मैटर, गलतियां, क्लियर? तो ये मकसद होता है आपको ये फॉर्मेट सामने रख के आपसे कहने का कि इसमें से गलतियां निकालो, ठीक है? ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसा हो सकता है जिसमें वो आपको किसी ना किसी वर्किंग पेपर का जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है वो आपके सामने रखे और कहे इसमें से गलतियां निकालो। अच्छा, पहली दफा में कभी भी आप सारी गलतियां नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे, 2 दफा पढ़ना। पहली दफा तो आपको पता चलता है क्या, इंफॉर्मेशन क्या है। दूसरी दफा पढ़ते हैं फिर एरर्स आइडेंटिफाई होना शुरू होते हैं। फिर इसके बाद आगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, बैलेंस एज पर बुक्स दिया है, ठीक है। ये इसके साथ दिल क्यों बनाया हुआ इसने? अच्छा, ये टिक है, इसको बोलते हैं टिक या सिंबल। एग्री टू जनरल लेजर, यानी अब अच्छा मुझे पहले ये बताएं, ये एग्री टू टिक का मकसद आपको बता रहा हूं, टिक लगाते क्यों है। ये एग्री टू जनरल लेजर इसके साथ ब्रैकेट में भी तो लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन वो फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाता, उससे सही नहीं लगता। वो सिर्फ फॉर्मेटिंग की ब्यूटी के लिए ये टिक यूज किए जाते हैं, वरना तो उनके प्रेजेंटेशन के लिए, वरना उनके साथ भी लिख सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि बैलेंस एज पर बैंक को क्या पढ़ा था बीआरएस के प्रोसीजर में, बैलेंस एज पर बुक्स को जनरल लेजर के साथ मैच कर लो। बैलेंस एज पर बैंक को किसके साथ मैच करना है, बैंक स्टेटमेंट या कंफर्मेशन लेटर के साथ, दोनों को जीएल के साथ मैच कर दिया। ये लो, क्या पॉसिबल है कि जीएल में एट द सेम टाइम ये भी बैलेंस हो और ये भी हो? ये भी गलती आ गई। फिर इसके बाद डिपॉजिट इन ट्रांजिट होंगे कि जो हमने जमा करवा दिए हैं बैंक में क्लाइंट ने, अभी क्लियर नहीं हुए, और आउटस्टैंडिंग चेक्स जो इशू कर दिए हैं हमने, अनप्रेजेंटेड है। अच्छा, अदर नोट्स कलेक्टेड और बैंक सर, इनमें कोई प्रॉब्लम है? अदर नहीं, ऊपर क्या प्रॉब्लम है? उसने
अच्छा उसमें भी टिक का मसला है। एग्री टू बैंक स्टेटमेंट एज, हाँ अगर ये 31 दिसंबर में की ही बैंक स्टेटमेंट में आ चुका है फिर तो इसे रिकंसिलिएशन में आना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। ये तो इसीलिए ये क्या करना चाहिए, इसको नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में अपीयर होना चाहिए। ये हम एक मिनट है, एक मिनट है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट की बात कर रहे हैं ना। डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या है, जो हमने इशू कर बैंक में जमा करवा दिया, जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, अभी बैंक में नहीं आया, तो बैंक में कब आएगा? एग्रीड, हाँ तो आ चुका है तो इसको फिर यहां से निकाल लेना चाहिए। ये समझ गया आपका दुख समझ गया कि एग्री टू बैंक स्टेट, अगर ये बैंक स्टेटमेंट में आ चुका है तो भाई ये फर्क रहा ही नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा अब अदर नोट कलेक्टेड बाय बैंक और बैंक सर्विस चार्जेस, ये कैश बुक में एडजस्ट होने चाहिए। ये ट्रांजैक्शन वो है जो बैंक में आ चुके हैं, तो ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। कैश बुक में भी याद रखिएगा, बीआरएस में कभी भी इन दो के अलावा और कोई आइटम नहीं आनी चाहिए, ये असूल होता है। इन दो के अलावा जो भी आइटम है वो कोई एरर या मिशन है कैश बुक में एडजस्ट होना चाहिए। ये नोट से मुराद है बिल रिसीवेबल। अच्छा हर किसी के साथ साइन हो जरूरी नहीं है, जहां पे आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया है वहां पे आप साइन दे के लिखते हैं नीचे क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है। क्लियर? तो ये हमने 5-6 मिस्टेक्स अगर आइडेंटिफाई कर लिया ये काफी है। फिर से जरा क्विक रिवीजन करते हैं, कौन कौन सी हमने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की है। फर्म का नाम नहीं है, प्रीपेड बाय रिव्यूड बाय का नाम नहीं है, डेट नहीं है, टाइटल एरिया का गलत है प्रोसीजर। फिर इसके बाद बैलेंस पर बैंक, टिक में कुछ टिक्स की एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। ठीक है, और पेज नंबर भी नहीं है, हाँ शाबाश, ये रेफरेंसिंग भी नहीं है, टोटल भी गलत है। अच्छा टोटल की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, ये अच्छा है यार, ये अच्छा है, चले कोई बात नहीं, टोटल भी मैच होना चाहिए एडलेस करके, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं पहले इसको निपटा, अभी जो पढ़ा ये तो कर लें, लगे हाथों ये आज ही करते जाएं कि नहीं, ये कल करेंगे। ओके चैप्टर 12 कर लें फिर। चैप्टर 12 के वो सब्सिक्वेंट इवेंट के क्वेश्चन कर लें, कदू का चैप्टर 12 कर लें। चले सब्सिक्वेंट, नहीं मेरा दिल कर रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई नहीं। सब्सिक्वेंट इवेंट में कौन से वाला क्वेश्चन था? देखिए मल्टीपल टॉपिक प्रैक्टिस होने से आपकी रिवीजन भी अच्छी हो रही है। एक ही सीटिंग में मैंने आपको बताया था मल्टीपल टॉपिक्स की प्रैक्टिस आपको आदत डालनी चाहिए, तो इस क्लास से एक फ़ायदा ये भी हो रहा है कि एक सीटिंग में आप मल्टीपल टॉपिक्स को भी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब है सब्सिक्वेंट, इसमें कौन सा क्वेश्चन था असाइनमेंट में? भाईजान अब बताना ही नहीं है आपने, कहीं करवा ना दे सर, मैं भी नोट करके लाया हूँ। ये था वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 8। सेवनटीन 18 भी था, 8 भी था। 8 में देखते हैं पहले क्या कह रहा है।
कह रहे फॉर ईच ऑफ द अबव मैटर्स डिस्कस वेदर और नॉट ए पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड इन रिप्रेजेंटेशन लेटर, यानी रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बताना है रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो अभी पढ़ के बता देते हैं। कह रहा है यू आर द मैनेजर इन चार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ क्राइटन वार्ड, ए पब्लिक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स स्पेशलिस्ट कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स फॉर यूज इन फिल्म्स। ऑडिटेड टर्नओवर इज 140 मिलियन विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ $7.5 मिलियन। हमारे लिए कौन सी चीज अहम है? मटेरियलिटी के लिए। ऑल ऑडिट वर्क अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द ऑब्टेनिंग ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन हैज बीन कंप्लीट। कहता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अलावा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। A review of the audit file has disclosed the following outstanding points. ये कुछ outstanding points सामने है। Lions Road. The company is facing a potential legal claim from Lions Road company in respect of a defective vehicles that was supplied for one of their films. Defective vehicles are? Lions Road maintains that the vehicle was not built strongly enough, while the directors of Crichton Ward argued that the specification was not sufficiently detailed. ठीक है, ड्रॉपिंग ए व्हीकल, अभी आगे अपना आर्गूमेंट बता रहा है। ठीक है, कि उन्होंने कहा व्हीकल जो है वो सही तरीके से बिल्ड नहीं हुआ था, और डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी ये जो है जो दूसरी कंपनी है कार बनाने वाली, वो ये कह रही है कि स्पेसिफिकेशन डिटेल नहीं थी। ड्रॉपिंग ए व्हीकल 50 मीटर्स इनटू ए रिवर एंड एक्सपेक्टिंग इट टू कंटिन्यू टू रिमेन इन वर्किंग कंडीशन वुड बी अनयूजुअल। उनका आपने हमें ये तो बताया ही नहीं था कि शूटिंग करनी है आपने वो पानी के अंदर जाके करनी है। ठीक है, ये ऐसा थोड़ी होता है। यानी दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं। हम किस कंपनी के ऑडिटर हैं? क्राइटन कौन है? कार वाली या फिल्म वाली? कार वाली। ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बट दिस इज व्हाट लायंस रोड एक्सपेक्टेड। लेकिन रायर वो जो है कंपनी जो फिल्म वाली वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी। सोलिसिटर्स आर अनएबल टू डिटरमिन लायबिलिटी एट द प्रेजेंट टाइम। लॉयर्स के ख्याल में, सोलिसिटर्स मीन्स लॉयर्स, अब इस वक्त लायबिलिटी हम नहीं बता सकते कितनी है। क्लेम फॉर $4 मिलियन बीइंग द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट व्हीकल एंड दैट प्रोडक्शन टाइम हैज बीन रिसीव्ड बाय क्राइटन वार्ड फ्रॉम लायंस रोड। क्लेम 4 मिलियन का मिला है, केस चल रहा है। डायरेक्टर्स ओपिनियन दैट क्लेम इज नॉट जस्टिफाइड। डायरेक्टर के खिलाफ क्लेम जस्टिफाइड। अब यहाँ पे मेरे जहन में आ गया लीगल केसेस या लिटिगेशन। पहले मुझे ये बताइए, क्या इसमें प्रोसीजर लिखने हैं लिटिगेशन के? क्या प्रोसीजर लिखने हैं कि नहीं? क्या प्रोसीजर लिखने हैं कि नहीं? क्यों नहीं लिखने? रिक्वायरमेंट नहीं। रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है बताइए? कि रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड करना है कि नहीं? रिक्वायरमेंट में कोर्स ऑफ एक्शन, प्रोसीजर्स तो पूछा ही नहीं, इसलिए हम सिर्फ कमेंट करेंगे इंक्लूजन का। क्या इंक्लूड करना चाहिए? क्यों? लिटिगेशंस के बारे में आईएसएस रिक्वायर करते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, क्या सेंटेंस होगा वो याद है किसी को? मैंने वैसे ही कहा था पढ़ना याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपने 2-3 दफ़ा पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ याद होगा कि लिटिगेशन वाली रिप्रेजेंटेशन में हम क्या मैनेजमेंट से ऑब्टेन करते हैं। ख्याल लिटिगेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दें। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं? एप्रोप्रिएट है, शाबाश, क्लियर इसमें। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ स्पेशली प्रोडक्शन इक्विपमेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द अमाउंट ऑफ 10% per annum based on reducing balance. However, the treatment is consistent with prior accounting period which received an unmodified orders for and other companies in the same industry, and sale of old equipment show negligible profit or loss on sale. Depreciation ठीक है।
अच्छा, डेप्रिसिएशन से मुझे याद है, डेप्रिसिएशन पे स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक लाइन है कि सिग्निफिकेंट अजम्पशन और एस्टिमेट्स पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। इसी वजह से हम रीवैल्यूएशन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें डेप्रिसिएशन पे भी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो सिग्निफिकेंट हो। The addition who is new to the client feels that depreciation is being undercharged in the financial statements. अब बताइए क्या ये सिग्निफिकेंट है? क्या किस इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंट? इंडस्ट्री के साथ भी मैच कर रहा है। डिस्पोजल के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट या लॉस नहीं है जो कि इंडिकेट करता है डेप्रिसिएशन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट प्रोबेबली ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन रीजन सुनना क्यों नहीं है? ये तुक्का नहीं लगाया, क्योंकि वो कह रहा है कि नॉर्मल है डेप्रिसिएशन, पिछले सालों के साथ इंडस्ट्री के साथ भी कंसिस्टेंट, डिस्पोजल पे भी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आ रही। तो प्रोबेबली इस पे प्रोबेबली, फिर भी हम प्रोबेबली का वर्ड यूज कर लेते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन लेटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। लिटिगेशन को करेंगे, इसको नहीं करेंगे। क्लियर जी? फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा नहीं, 1 मिनट है रे भाई, क्वेश्चन है 17। केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ऑडिट 1-2 दिन आगे चला तो क्या बात है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आखिरी महीने में हमारे काम आएगी। ठीक है, ये आपको एहसास होगा आखिरी महीने में जब खुद बैठेंगे। 70 required in each of the above situation evaluate the need for amendment in financial statements and suggest the audit procedures if any which the auditor would need to perform, जो ऑडिटर ने परफॉर्म करने हैं। यानी हमने ये बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने की जरूरत है कि नहीं, और ऑडिट प्रोसीजर भी बताने हैं। Keras Spruce Limited issued its financial statements on 15 सितंबर 2020 for the year ended 30 जून 2020। ये 15 सितंबर 2 अंडरलाइन कर लें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड को अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड हो चुकी है, घर की बात घर से बाहर जा चुकी है। On 22 सितंबर 2022, your audit team came to know that a major debtor has filed bankruptcy due to destruction of its production facility in a terrorist attack on 20 अगस्त 2020। यानी 20 अगस्त को उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था। डेटर ने नहीं, ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने के बाद अकर हुआ है। अच्छा सॉरी, हाँ, अकर 20 अगस्त को ही हो गया है, आइडेंटिफाई 22 सितंबर को हुआ है। क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? ये बिल्कुल है। अच्छा, प्रोसीजर ये एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, लेकिन क्या बैंकरप्सी के प्रोसीजर लिखने हैं? क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट के भी प्रोसीजर होते हैं? यस, नॉन एडजस्टिंग के भी प्रोसीजर होते हैं। नॉन एडजस्टिंग के भी प्रोसीजर, क्या नॉन एडजस्टिंग के प्रोसीजर होते हैं? यस, नॉन एडजस्टिंग के भी। तो बैंकरप्सी के प्रोसीजर लिखेंगे भाई, किस वजह से? एडजस्टमेंट तो करनी नहीं है, डिस्क्लोजर तो करना है ना। डिस्क्लोजर में भी तो अमाउंट्स आती हैं। अच्छा, ये कर दिया बस, कि अगली कहानी बताएंगे। अगली का इफ मैनेजमेंट, अच्छा यहाँ पे कौन सी वाला पॉइंट डिस्कस कर? इफ मैनेजमेंट अमेंड्स फाइनेंशियल, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, क्वेश्चन में नहीं बताया, दोनों डिस्कस करेंगे। आपको पता है क्वेश्चन में जब कोई चीज नहीं बताता हमारा असूल क्या है? दोनों डिस्कस कर दो भाई। 71 क्लियर? आगे चलते हैं। During the audit of Large Limited LL for the year ended 30 जून 2020, the audit team noticed that management of LL had worked out the NRV on the basis of sale price at year end. Since NRV was greater than cost,
LL recorded the inventory in the draft financial statement at cost, यही करना चाहिए था. However, after reporting period, LL is facing financial difficulties in selling the inventory at current price level and therefore considering to revise its price. अब क्वेश्चन में हमें उसने नहीं बताया कि इन्वेंट्री की जो प्राइस कम हुई है वो किस वजह, तो इसका मतलब है वो वजह पहले ही थी, वो ईयर एंड के बाद नहीं आए. तो क्या ये इंडिकेशन है कि इन्वेंट्री की एनआरवी ईयर एंड पे ही डाउन थे? हाँ बिल्कुल. अच्छा ये एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग इवेंट? एडजस्टिंग इवेंट. ठीक है. अब एनआरवी के प्रोसीजर बता देंगे, वो हमने कई दफा डिस्कस किया. चलिए फिर इसके बाद ऑडिट प्रोसेस, बट ठीक है. अच्छा इसमें क्या हमें ये बात लिखने की जरूरत है, इफ मैनेजमेंट एग्रीज और इफ मैनेजमेंट डज नॉट एग्री? क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाला इवेंट ही नहीं है. ये सेकंड वाले केस में ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही ये प्रॉब्लम सामने आ गई है. इसलिए इफ मैनेजमेंट अमेंड्स या इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड लिखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है ना? क्यों नहीं जरूरत? वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद होती है जरूरत. ये तो ऑडिट रिपोर्ट से पहले वाला केस है. तो आप जब इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, कहेंगे सर ने फर्स्ट वाले केस में तो वो लिखा हुआ है इफ मैनेजमेंट अमेंड्स और नॉट अमेंड्स, सेकंड वाले केस में लिखा ही नहीं है. तो भाई वो बाद वाला है ही नहीं केस, वो केस ही नहीं है सेकंड, वो टाइम ही नहीं है जिसमें इफ मैनेजमेंट अमेंड्स और ये तो एक्टिव रिव्यू वाला केस है. वो तो पैसिव रिव्यू वाले में आता है इफ मैनेजमेंट अमेंड्स और नॉट अमेंड्स. कुछ समझ आया? चलिए वेरी इजी. चलिए अब मेरा हाल है ये एक रिप्रेजेंटेशन का हो गया, एक सब्सिक्वेंट है. तो तो कुछ न कुछ तसल्ली होगी केस स्टडी की. हाँ आज का कुछ ठीक. तो अब थोड़ी सी 3 मिनट की ब्रेक कर, उसके बाद इस लेक्चर का पार्ट भी शुरू करेंगे. जी पॉज कीजिएगा और इसको लदा लेक्चर बना लीजिएगा.